नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि 29 दिसंबर 2022 के पेपर 1 के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके। आइए चलते प्रश्नों की ओर बिना देर करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ए लाइब्रेरी हैज़ 5,690 books. 425 books were issued to students on Monday and 273 new books were deposited in the library on the same day. What is the number of books now present in the library? यानी कहने का मतलब यह है कि एक पुस्तकालय में 5,690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गईं और उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गईं। पुस्तकालय में अब कितनी पुस्तकें हैं? तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न को मुझे बताने के लिए ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5,690 पुस्तकें टोटल हैं, जिसमें से 425 दी गई पढ़ने के लिए। तो ये हो गई 425 पढ़ने वाली, लेकिन 273 नई किताबें आ भी गई, तो 475 गई और 273 क्या हो गई, आ गई। तो कुल मिलाकर के बाहर कितनी गई, ये घटाने पर निकल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 1, यानी कि कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 152 जो हैं वो बाहर गई हैं। तो बची कितनी, तो 5,690 थी, 152 चली गई हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 152 को ही घटाना होगा। यह ध्यान रखेंगे, बताने की ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 5 और ये 5, यानी 5,538, यानी विकल्प जो 3 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी 1/12 आर देयर इन 1/3, यानी 1/3 में कितने 1/12 हैं। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे कोई कह दे कि 6 में कितने 2 हैं, तो 6 में कितने 2 हैं, तो आप क्या करते हैं, 6 को 2 से भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3। यानी कि आप देखेंगे कि 6 में कितने 2 हैं, 3 बार 2 हैं, 2 2 2। अगर इनको 3 बार जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है तो हमें डिवाइड करना होगा। 1/3 में कितने 1/12 हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 1/3 है। अब कह रहा है कि 1/12 कितने हैं, तो जितने कहे उतने से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। पूछ रहा है कि कितने 1/12 हैं, तो 1/12 से हम भाग कर देंगे। और जब 1/12 से हम भाग कर देंगे तो 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। और जब ये ऊपर जाएगा 1/12 तो 12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 से 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आंसर कितना आएगा, 4। यानी 1/3 में 1/12 की संख्या कितनी है, 4 है। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, यह 4 दहाई से अधिक है और 6 दहाई से कम है। 4 दहाई मतलब 40 से तो अधिक है, लेकिन 60 से कम है। इसके अंकों का योगफल कितना है, 6 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई वाले का 2 गुना है। यहाँ पर दिया हुआ है, यह संख्या क्या है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप पूरा कभी मत सॉल्व करिएगा, किसी एक पॉइंट को लेकर के चलिएगा और उसको पहले सेटिस्फाई विकल्प के द्वारा कीजिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप विकल्प से करें तो बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अब देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इकाई दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो बस यही आप पहले इसमें अप्लाई करके देख लीजिए कौन से विकल्प में ये लग रहा है। तो आप देखेंगे कि पहला 4 और 6 एक दूसरे का 2 गुना है नहीं, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। 5 और 1 एक दूसरे का 2 गुना है नहीं, ये भी नहीं होगा। 6 और 0 एक दूसरे का 2 गुना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो विकल्प 4 बचा हमारा 4। तब इसको हमें देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये हमारा 4 2 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का 2 गुना भी हो गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर ये सेटिस्फाई कर भी आता है दूसरे विकल्प में, तब हम किसी और लाइन को भी पढ़कर उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर तो पहले आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं कि सारे गुणनखंड निकालें और फिर इनको सारों के एक एक करके जोड़ें। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे। हम पहले तो 96 के क्या करेंगे, 96 के फैक्टर करेंगे। तो 96 के फैक्टर करेंगे तो हमारा ये आप देखेंगे 2 से पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 अठे 16, यानी 2 गुणे 48। और 48 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2 तो हो ही गया। 48 को आप लिखेंगे 16 3 48 कितना हो जाएगा 16 गुणे 3। तो 16 गुणे 3 का मतलब समझ रहे हैं 16 की घात 4, तो 16 का मतलब 2 की घात 4 और 2 एक और ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की घात 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 की घात 5। अब हमने 96 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया है, 2 की घात 5 और 3 की घात 1 हो गया है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सम निकालना है, इसका निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि घात को बढ़ते क्रम में लेकर जाते हैं। जैसे कि 2 की घात 5 है तो पहले क्या करेंगे 2 की घात 0 करेंगे, फिर 2 की घात 1 करेंगे, फिर 2 की घात 2 करेंगे, फिर 2 की घात 3 और फिर ये 4 और फिर उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा 5। इस तरीके से हमने क्या करा, इस 2 की घात 5 को कर लिया। इसी प्रकार 3 को करना है, 3 की घात 1 है तो 3 की घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और फिर 3 की घात 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा योग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना योग होगा हमारा, 2 की घात 0 करोगे तो किसी की घात 0 1 होती है, फिर 2 की घात 1 का मतलब क्या हुआ 2 ही हो जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 2 की घात 3 का मतलब 8 हो जाएगा, 4 का मतलब 16 हो जाएगा, 5 का मतलब 32 हो जाएगा और यहाँ पर 3 की घात 0 मतलब फिर 1 हो जाएगा और 3 की घात 1 का मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 48 हो जाएगा, 48 56 4 60 और 3 63, तो ये आ गया 63 और इधर आ गया 3 1 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 12, 1 बचा, 4 से 24 1 कितना हो गया 25 हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ गया, तीसरा नंबर यानी विकल्प 3 252 आपका इसका आंसर आ गया। तो इसको आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी होगा, ना कि अगर उसके अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे, उस तरीके से गलती भी हो सकती है और आंसर नहीं भी आ सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका ज़्यादा समय कंज्यूम करेगा और आपके बाकी क्वेश्चंस के लिए समय कम कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें विकल्पों को देखना होगा और विकल्प में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर तभी छोटी और बड़ी बता सकते हैं जब यहाँ पर आप 10 की घात को समान कर लेंगे। तो या तो 10 की घात 4 कर लीजिए, सब में 3 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, कोई एक करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो हम सबसे छोटी घात 10 की घात 3 ही कर लेते हैं। तो अगर 3 कर लेते हैं तो 5.985 गुणे 10 की घात कितना है 3 है। इसको वैसे ही रखा क्योंकि हमने 10 की घात 3 लेने का निर्णय किया है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरे में घात 4 है और घात 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ 10 की घात 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 की घात 3 गुणे 10, एक घात अलग कर लिया तो एक दशमलव आपका किधर खिसक जाएगा, दाहिनी ओर खिसक जाएगा। तो 6 के बाद दशमलव था तो कितना हो जाएगा, 6 के बाद दशमलव था तो दशमलव खिसक करके पहुंच जाएगा, 1 मिनट, दशमलव जो है वो खिसक करके पहुंच जाएगा 5 के बाद, तो ये हो जाएगा 65.95। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10 की घात 3। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो 3 की घात कितना है 5 है, सॉरी 10 की घात कितना है 5 है। तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर खिसकाना पड़ेगा तब जाकर के घात 3 होगी। तो यहाँ पर 4 और 3, 4 के बाद और 3 के बाद 2 खिसका दिया तो 343 हो गया। अब घात कितनी बची 3 बची। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें तो 10 की घात 3 पहले से है ही, तो इस वाले को भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आप देखेंगे घात समान हो गई है और अब हम यहाँ पर मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी आप देख सकते हैं, सबसे छोटी हमारा पहला वाला ही है क्योंकि उसका मान कितना है 5 के समथिंग है, दूसरी 65 के, तीसरी 343 के और चौथी 7 के। तो सबसे छोटी कौन सी है, पहला वाला ही है। तो 5.9853 गुणे 10 की घात 3 हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए और देखते हैं। अब यहाँ पर हमको दिया गया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न पहली बात तो ये समझ लीजिए कह क्या रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इन जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो 176 को 3 से, जैसे मान लिया मैंने विभाजित किया, 176 को 3 से विभाजित करेंगे तो आप देखेंगे पहले इसका पता लगा लें कि 176 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो यहाँ पर 3 बची 15, 2 बचा 26 हो जाएगा, तो 3 अठे 24, कितना आया शेषफल आपका यहाँ पर 2 आ गया। यानी कि 176 को 3 से भाग करने पर शेषफल 2 बचता है। लेकिन अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो विकल्प दिए हैं इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि 2 से ज़्यादा शेषफल देगा। तो आप देखेंगे कि पहला विकल्प हमारा कितना है, 173 को 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करना तो बहुत ही आसान है। आप देखेंगे 173 अगर 170 होता, 0 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, क्योंकि 5 की विभाज्यता होती है कि अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, भाग चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर 170 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 ज़्यादा है, तो जो 3 ज़्यादा वही क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वही जो होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, यानी शेषफल क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो पहले ही विकल्प में आप देखेंगे कि शेषफल जो है वो 2 से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 176 को 3 से विभाजित करने पर 2 आ रहा है, लेकिन 173 को 5 से विभाजित करने पर 3 आ रहा है। तो पहला वाला विकल्प में ही जो विभाजक है उसे भाग करने पर शेषफल 3 आ रहा है, तो पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो शेषफल है वो ज़्यादा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ ही रहे होंगे। अच्छा, अब अगला देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई वो नहीं है, लेकिन यह अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। जब एक आयत को इसके केंद्र के परितः घुमाया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता है। यानी यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री की बात की गई है कि अगर किसी आयत को उसके केंद्र के परितः घुमा दिया जाता है तो वह निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा, यानी कि कितने कोण पर वो पहले जैसा दिखेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लिया हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास आयत है, क्या है, ये है आयत। अब आयत को अगर हम क्या करें, यहाँ से पकड़ करके एक बार घुमाएं तो एक बार घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसा होने का मतलब कि अभी कैसा है, पहले जैसा तो दिखा नहीं, पहले पड़ा हुआ था, अभी ये सीधा खड़ा हुआ गया है, तो यहाँ पर अभी पहले जैसा नहीं दिख रहा है। और कितना घुमा दिया है हमने, इसको 90 डिग्री पूरा पूरा घुमा दिया है। लेकिन अगर एक बार फिर पकड़ करके यहाँ से एक बार और घुमा दें, तो अगर एक बार और घुमा दें तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ऐसे ही दिखने लगेगा जैसा पहले था वैसा ही आपका बाद में भी दिखने लग गया है। यानी यहाँ 90 डिग्री घुमाया और यहाँ पर भी 90 डिग्री हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हमने घुमा दिया। तो इसका मतलब 180 डिग्री अगर किसी आयत को 180 अंश पर घुमा दिया जाएगा तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहले जैसा दिखाई देने लगेगा। अगर 180 ना हो तो 180 का गुणज हो सकता है, यानी कि अगर 360 पे घुमाएंगे तो भी पहले जैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, जो 3 होगा वही हो जाएगा। अब आयत हो तो इसमें उतना ही दिखा देता है, अगर वर्ग होता तो वर्ग तो हर तरफ से बराबर होता है, तो अगर उसको घुमाने की बात करता तो हर 90 डिग्री के कोण पर घुमाने पर ही वो पहले जैसा दिखाई देने लगता। तो यह क्वेश्चन आप भी ध्यान रखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ आसान से भी आते हैं और एक दो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा लॉजिक लगवा लेते हैं आपसे। तो आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि समचतुर्भुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, दोनों में ही किसी भी प्रकार की कोई सममित रेखाएं नहीं होती हैं। सममित रेखाएं, सिमेट्री लाइंस इसमें नहीं होती हैं, क्योंकि इसको अगर आप रोटेट करेंगे सेंटर के अकॉर्डिंग तो एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढकेगा। तो इसमें ये जो 0 होगा वो हो जाएगा, यानी चाहे वो क्या हो, ऐसे करके मैंने मान लिया ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप समझ लीजिए क्या है, समचतुर्भुज है। या एक क्या कर सकते हैं आप, समांतर चतुर्भुज कर सकते हैं। चाहे समांतर हो चाहे समचतुर्भुज हो, उन दोनों में कोई भी
लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि सममित रेखाएं नहीं होती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके का एक सममित सिमेट्री वाला क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108 अंश, 75 अंश, 90 अंश के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी यहाँ पर आपको देखेंगे कि 108 अंश का है, दूसरा 75 अंश का है और तीसरा 90 अंश का है। तो भाई 108 अंश क्या है, 90 अंश से ज़्यादा है, और अगर कोई कोण 90 अंश से ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो पहला क्या मिल गया, मिल गया ऑब्ट्यूज एंगल। क्या मिल गया, पहला मिल गया ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण मिल गया। दूसरा 75 अंश का है, और आप जानते हैं कि 75 अंश 90 अंश से कम का है, तो इसको आप क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। यानी पहला अधिक कोण हो गया, दूसरा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। और तीसरा 90 डिग्री का आप देख रहे हैं, तीसरा कितना है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समकोण। तो अब देखेंगे किस में मिल रहा है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, यानी पहले वाले विकल्प में ही मिल रहा है, यानी पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बिल्कुल सेकंडों में इसका आंसर आप दे पाते, मैं वैसे उम्मीद करता हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। द सेम वायर इज अगेन बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। यानी एक तार को मोड़ करके एक आयत बनाया गया। तो मैंने मान लिया कि एक तार था, ये तार था, मैंने इस तार को मैंने क्या करा, तार को मैंने आयत के रूप में बना दिया, और जिसका परिमाप कितना हो गया, यानी इसका जो ये परिमाप आप जानते हैं ना, इसकी चारों तरफ की लंबाई है, यानी ये कितनी है, ये हो गई 20। उसी तार को फिर से मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया। तो आप जानते हैं कि दोनों का परिमाप क्या होगा, अगर तार तो एक ही है तो तार की लंबाई भी नहीं घटे बढ़ेगी, और जब तार की लंबाई घटे बढ़ेगी नहीं तो वो आयत का परिमाप हो और वर्ग का परिमाप हो या वृत्त का परिमाप हो या कोई भी अन्य आकृति हो, सभी का परिमाप समान रहता है। तो अगर आयत का परिमाप 20 है तो जो वर्ग होगा इसका भी परिमाप कितना होगा, 20 ही होगा। तो अब यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हमें वर्ग की भुजा निकालना पड़ेगा, तभी हम वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों का आयत क्या है, बराबर है, परिमाप बराबर है। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, भुजा को मैंने ए मान लिया, और जो 4 गुणे भुजा क्या हो गया, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप कितना है, 4a, और ये बराबर होगा किसके, आयत के परिमाप के, और आयत का परिमाप कितना है 20। तो 4a जो होगा वो 20 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। 4 पंचे 20 काट देंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि वर्ग की भुजा 5 है। तो अब 5 है तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 25, यानी यही हो जाएगा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। तो विकल्प जो 2 है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे आपको हिंदी में मिलेगा। निम्नलिखित तालिका को देखिए। पटना से कोलकाता जाने तक के लिए यहाँ पर दिया गया है समय। कौन सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुँचने में सबसे कम समय लेती है, रेलगाड़ी 1, रेलगाड़ी 2, रेलगाड़ी 3। तो यहाँ पर हमें समय निकालना होगा। तो रेलगाड़ी 1 कितने बजे, 17:42 पर चली है। तो 17:42 मतलब आप मान लीजिए कि 18 मतलब 6 बजे हैं। तो 18 से 6 और हो जाएगा तो पूरा 24 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये हो गया 6 हो गया। और उसके बाद कितना है, 3 घंटे 32 मिनट और हो गया, कितना, 3 घंटे 32 मिनट। तो 6 घंटे वो और 3 घंटे 32 मिनट वो, तो ये पूरा 6 घंटे तो है नहीं, बल्कि कितना है, बल्कि कितना है, 5:18 है, 5 घंटे 18 मिनट। तो 5 घंटे 18 मिनट और 3 घंटा 32 मिनट, 5 घंटा 18 मिनट हो गया। एक मिनट,
अच्छा, इसमें दिया हुआ रेलगाड़ी एक आप चलती 17:42 पर, यानी 6 घंटे 24 तक हो गए, 18 से 6 24, और इधर 18 मिनट, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बजकर कितने मिनट, 18 मिनट। तो ये तो हो गया रात के 12 बजे तक 6 घंटा 18 मिनट। और फिर उधर 12 बजे के बाद भी आप देखेंगे 3 घंटा 32 मिनट, ये 3 घंटा 32 मिनट और था। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32 8 40 50, यानी हो गया 50 मिनट, और ये हुआ 9 घंटे, यानी रेलगाड़ी एक को चलने के लिए इतना लगा। ये तो एक का हो गया। इसी प्रकार इधर निकालेंगे दो का। अब दो का निकालेंगे तो ये चलती है 20:45 पर, यानी मान लीजिए कि 21 बजे, और 21 से 3 घंटे और गए तो 24 हो गया। तो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे कितना 15 मिनट ये हो गया, और उधर हो गया 5 घंटा 15 मिनट हो गया। तो ये हो गया 15 15 30 मिनट, और ये हो गया 5 3 8 मिनट, 8 घंटे, यानी 8 घंटे 30 मिनट ये हो गया। और तीसरी रेलगाड़ी आप देखेंगे वो कितना समय लेती है, तो 21:10, यानी आप अगर मान लेते हैं 22 बज गया है भाई, अगर 21 से मानते हैं तो 3 घंटे लगे 24 हो जाएगा, लेकिन 21 से 10 मिनट ज़्यादा है, यानी ये हो जाएगा 2 घंटे 50 मिनट इसका हो गया। और फिर उधर 12 बजे के बाद 6 घंटे 55 मिनट और चली है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 55 में 5 अगर यहाँ पर और जोड़ देंगे तो ये भी पूरा 1 घंटा बन जाएगा, और 6 2 8 घंटे ये हो गया, और 1 घंटा ये 9 घंटा हो गया, और 9 घंटा ऊपर 50 था तो बचा 45, यानी कुल मिलाकर के यहाँ समय को आपको जोड़ना है और आंसर दे देना है। तो आप देखेंगे कि रेलगाड़ी जो कितनी है हमारी पास, पर सबसे कम समय लगा है आपको दूसरी वाली में। तो रेलगाड़ी जो 2 है वो 8 घंटे 30 मिनट में ही यात्रा को पटना से कोलकाता तक की पूरी कर लेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए, बस समय को आप अच्छे से जोड़ घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत से विद्यार्थियों को इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आपको दिया गया है कि 800 सेंटीमीटर है, 8 मीटर और 8 किलोमीटर है। इसको आपको जोड़ करके बताना है, वो भी किस में, आपको विकल्प देख करके चलना है कि विकल्प किस में आपको पूछ रहा है। जैसे विकल्प यहाँ पूछ रहा है कि मीटर में क्या होगा, यहाँ पर विकल्प पूछ रहा है मीटर में, तो आपको बताना है मीटर में। तो 800 सेंटीमीटर है, तो 800 जो सेंटीमीटर है वो कितने के बराबर होगा, वो हो जाएगा आप 100 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा 8 मीटर, और यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर कितना है, बाद में है 80 मीटर है ऑलरेडी, और यहाँ पर देंगे 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर में 8000 मीटर। अब जोड़ देंगे 0 8 0 8, यानी आ गया, सॉरी गड़बड़ हो गया है, ये कहीं पर 0 जोड़ने में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 808 यहाँ पर 8 हो गया है, यानी 8088 आ गया, यानी विकल्प 4 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया कि किसी ड्रम में 263 लीटर 520 ml तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल आएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले बात तो 45 बर्तन है ना, और सभी बर्तन बराबर आयतन के हैं। तो 45 बर्तन जो थे उसमें कितना आया, उसमें आ गया 263 लीटर, और दशमलव लगा करके हमने 520 पीछे लिख लिया, 520 ml हो गया। तो ये तो हो गया 45 में। तो यहाँ से कितने का निकालें, अगर 1 का निकालें तो 1 का निकालने के लिए 45 से भाग करना होगा, तो 45 जाएगा इनके बटे में, तो ये हो गया। लेकिन हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है कि 25 में कितना आएगा। 1 का निकाल लिया तो 25 का भी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा। कोई मिला करके यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करवाई जा रही है, जिसको आप अगर अच्छे से कर लेंगे बिल्कुल सावधानी के साथ, तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो जो कैलकुलेशन करेंगे तो 25 5 9 45 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करें, ये भाग करेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, और 8 26 83 हो जाएगा। तो 9 9 81 2 बचा 25 हो जाएगा।
9 दूनी 18, 7 हो जाएगा 72, 9 8 72, ये आ गया 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर दशमलव लगाने की बात की गई, तो दशमलव आ जाएगा आपका 29 के बाद, और गुणा बाद में किससे करना है, 5 से करना है। तो 5 से करेंगे तो कर लीजिए 5 से गुणा, 5 0 0, 5 8 40 की 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, हंसला 1 बचा, 5 9 45, 1 46 की 6, हंसलाए 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 14 हो गया। तो ये आ गया 14, 146 आ गया। कितना आ गया, 146.4 आ गया। तो हमारा विकल्प कौन सा, विकल्प जो दूसरा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करके आप गुणा भाग इसका कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर इंग्लिश में, उसके बाद यहाँ पर दिया आगे हिंदी में। मसालों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। यहाँ पर एक तरफ मसाले दिए हैं और एक तरफ उनके किलोग्राम प्रति के हिसाब से उनका प्राइस दिया गया है। अब नीचे कथन दिया गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप दूसरा तीसरा सबसे पहले चेक करिए, पहले को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर पहला आंसर बहुत कम ही होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है, यानी जो धनिया का मूल्य है वो लौंग के मूल्य का आधा है। तो लौंग कितने का है, लौंग है भाई 550 की, लौंग है 550 की, और धनिया के मूल्य का आधा बोला गया है, लगभग आधा है। तो आप इसको क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी कितना 275 आ गया। और क्योंकि इसने कहा था लगभग 270 के बराबर है, क्योंकि धनिया आगे देखेंगे 270 की है और लौंग का आधा 275 है, तो लगभग हमारा ये वाला विकल्प क्या है, सही ही है। अब तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि प्रति किलोग्राम लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का क्या है, 3 गुना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर तो 2 ही गुना आ रहा है भाई, लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का 3 गुना बोल रहा है। तो लौंग का मूल्य आप देखेंगे 550 है, जीरा का क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। तो जीरा का 190 है, उसका करेंगे 3 गुना। तो 19 दूना 38, 19 3 57, कितना आया 570 आ गया। और इसका कितना है, लौंग का 550 है। तो ये दोनों क्या है, 3 गुना के बराबर नहीं है। आप देखेंगे कि डिफरेंस आ रहा है। तो विकल्प जो तीसरा वही क्या है, हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, और यही गलत है। तो विकल्प जो तीसरा वही सही होगा, क्योंकि उसने गलत पूछा है। आइए चलते हैं और देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट। अब यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, आगे आपको हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जैसा लगेगा, पैटर्न आपको पहचानना है, उसके बाद बताना है कि इनके गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि आपने 3 का गुणा किया, जब 2 1 थे तो कितना आया, 3 अंक हो गए। और जब 3 का गुणा किया तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो भाई 2 बढ़ रहे हैं बार बार, जब 1 था तो 1 था, 2 हो गए तो 3 हो गए, 3 हो गए तो 5 अंकों की संख्या आई। अब 5 1 का गुणा 5 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, 7 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 बढ़ा करके कितना आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। और गुणा करके देख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही कर लीजिए, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब इसको गुणा करेंगे तो जितनी बार 5 है उसको बीच में लिखेंगे, उसके बाद इधर भी घटते क्रम में और इधर भी घटते क्रम में। तो इधर आ गए 4 3 2 1, इधर भी 4 3 2 1। तो आप देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल मिलाकर के कितने हो गए, सॉरी यहाँ पर गलती से 7 लिख गया है, यहाँ कितना होगा 9 होगा। अंकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। तो अब चलते हैं, ओके। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो परिवार है वो बड़ा हो सके। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं कल। आपका दिन तब तक के लिए अच्छा रहे।